हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2024 के ऊपर है। ठीक है, अगर आपको ड्यू से एमकॉम करनी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एमकॉम की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम करनी है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023 में था और जो कैटेगरी 1 है और जो कैटेगरी 2 है इसे अच्छे से एक्सप्लेन, अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं एमकॉम की बात करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की एमकॉम की जो प्रिपरेशन है 2024 की, तो आपको कैसे स्टार्ट करनी है। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूँ 2024 में जो है जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है CUT PG का, उसके बाद ही आपका अपडेटेड सिलेबस आता है। अपडेटेड सिलेबस ज़रूर चेकआउट करना उस टाइम पर, और पेपर पैटर्न और पेपर कोड भी, क्योंकि अभी 2023 के बेस पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि 2024 की मैंने कहा अभी आपको अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो प्रिपरेशन आपको जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप लोग को जाहिर है आप 2023 के बेस पर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। यहाँ पे अगर मैं एमकॉम की बात करूँ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ड्यू फॉलो करता है। तो ड्यू की दो स्पेशल क्राइटेरिया, एक कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है। अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, दिक्कत मत लो। यहाँ पे बेसिकली जो कैटेगरी 1 के अंदर है, ये जो मैं कोर्स बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी भारत के किसी भी संस्थान से बीकॉम ऑनर्स करा है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, UGC से अप्रूवल होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी, मतलब कहने का है कि फेक यूनिवर्सिटी ना हो बस। ठीक है, तो आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने या किसी भी कॉलेज से अगर आपने बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, या फिर आपने BMS करा है या BBA करा है या BBFIA करा है या BFIA कोर्स करा है या फिर BBE कोर्स करा है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से करा हो। ठीक है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे इसमें भी है, बस इसमें फ़र्क कैटेगरी 2 के अंदर ये है, अगर आप लोगों ने बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, BMS, BBA, BBFIA और BFIA, देखो स्पेलिंग पूरी भी लिखी है, फुल फॉर्म भी इन्वेस्टिंग एनालिसिस, ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने BBE करा है या BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी BBE करा है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने ड्यू से करा है तो आप कैटेगरी 2 में होगे। भैया वो सेम चीज़ ऊपर भी लिखी है और सेम चीज़ नीचे भी लिखी है, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लिख कर आ गया और यहाँ पे सिर्फ ड्यू लिख कर आ गया। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को मैं बता दूँ, दो स्पेशल क्राइटेरिया। ये जो आप कैटेगरी 1 देख रहे हो, इसके लिए जो सीट्स है वो 50% सीट्स हैं, और ये जो आप लोग देख रहे हो इसके अंदर जो है 50% सीट्स जो है रिजर्व्ड हैं, यानी इनकी 50% सीट्स रहेगी और इसकी 50% सीट्स रहेंगी। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें दो कैटेगरी इन्होंने बांट रखी है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जो कॉमर्स है, एमकॉम के अंदर इन्होंने कहा है कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है। अगर आप ध्यान से नीचे आओगे, यहाँ पे सभी कॉलेज हैं, यहाँ पे इन्होंने बता रखे कौन कौन से कॉलेज हैं जो ऑफर करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि कितने कोर्सेज हैं, मतलब कितने वो है, क्या नाम है, आपके कॉलेज अवेलेबल हैं जो यहाँ करवाते हैं। टोटल 86 सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप कैटेगरी 2 में देखोगे तो 87 यानी 87 सीट्स है, 32 सीट्स OBC, 32 सीट्स OBC। अब यहाँ पे भैया ये डिफरेंस क्या आता है, क्योंकि देखो सीट्स इन्होंने 87 एक तरीके से बराबर ही बता रखी है। मैंने कहा कि दो सीट्स हैं, एक कैटेगरी 1 के अंदर, एक कैटेगरी 2 के अंदर। अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ अच्छे से समझाने में आपको समझाऊँ। तो अगर आप लोगों को मैंने कहा कैटेगरी 1 जो है ये नॉन ड्यू स्टूडेंट्स है, ये ऑल ओवर इंडिया से हैं, और ये जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स रहेंगे, ओ सॉरी, जो कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्यू से ये सारे कोर्सेज कर रखे हैं, ये वाले जितने। ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर अगर आपने ये वाले कोर्स नहीं कर रखे, देखो वैसे इन्होंने बता रखा है कि आप लोगों के पास इन कोर्सेज में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास डिग्री। ठीक है, तो आप इन्हीं कोर्सेज में हो अगर, और आप लोगों ने ड्यू से ये वाले कोर्स करे थे, तो आप लोग कैटेगरी 2 के अंदर हो। अब क्या होता है फ़ायदा ये होता है, अब यहाँ पे देखो जो बच्चे ड्यू से सिर्फ ये वाला कोर्स करे होंगे वो मैक्सिमम ज़्यादा नहीं होंगे।
ठीक है, उनकी टोटल सीट्स आप लोग काउंट कर लेना। मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ अगर एमकॉम के अंदर मतलब जो कैटेगरी 2 के अंदर है जो बच्चे, वो ड्यू के एक्स ड्यू स्टूडेंट्स है, बेसिकली जो ड्यू से पास आउट है, तो ये टोटल कोर्सेज कितने में मान लेता हूँ, 10,000 में मान लेता हूँ कि 10,000 जो कैंडिडेट हैं वो अपियर हो रहे हैं CUET PG के अंदर, वो भी सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने बच्चे अपियर हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है भाई 20,000 हो रहे हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ किसके अंदर हाई रहेगी, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होंगे, ऑल ओवर इंडिया का टैलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से आप भी आपने वो जो मैंने ऊपर कोर्स मेंशन कर रखे उसमें से अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, लेकिन कैटेगरी 2 में क्योंकि देखो एक्स ड्यू स्टूडेंट्स है जिन्होंने ड्यू से पास आउट हुए उन कोर्सेज में जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी है ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी 2 के अंदर आओगे तो जाहिर सी बात है इसकी कट ऑफ जो है थोड़ी कम रहती है। अब भैया कितना डिफरेंस आता है कम और ज़्यादा में, देखो अगर एमकॉम की कट ऑफ फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 की जो है, मैं मान लेता हूँ कैटेगरी 1 की कट ऑफ जा रही है 300। ठीक है, 300 कट ऑफ जा रही है, तो इस कैटेगरी 2 की जो कट ऑफ है वो 270 के आसपास जाएगी। ठीक है, 270 के आसपास जाएगी इसकी कट ऑफ। इतना डिफरेंस रहता है, 20, 30, 40 का डिफरेंस रहता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, क्योंकि आप सभी को पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले DUET होता था और एक स्पेशल था जो ग्रेजुएशन के बेस पे मार्क्स पे होता था आपका एडमिशन। लेकिन ड्यू ने क्या करा, जो ड्यू के ऑलरेडी स्टूडेंट्स यानी जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% का क्राइटेरिया सीट्स का रख दिया। ठीक है, लेकिन जो है जो ड्यू से पास आउट नहीं हुए हैं जो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरी 1 में रख दिया। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहता है कैटेगरी 1 और 2 में, तो ये एक आप लोग समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ा डिफरेंस रहता है। और आपको मैं और चीज़ बता दूँ, एक और चीज़ आपको ये क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आप कैटेगरी 1 देख रहे हो ना और ये जो आप कैटेगरी 2 देख रहे हो, दोनों की कट ऑफ अलग अलग होती हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा 20-30 का अंतर रहता है, सेम डे पर ही कट ऑफ आती है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आती है। लेकिन अगर आप कैटेगरी 1 के अंदर हो तो आपको कैटेगरी 1 के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा, कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स को कैटेगरी 2 में। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 कट ऑफ आई, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कैटेगरी 1 की 2 कट ऑफ आई और यहाँ पे अभी कैटेगरी 2 की भी 2 कट ऑफ आई, लेकिन भाई कैटेगरी जब ये 2 कट ऑफ आई कैटेगरी 1 की तो यहाँ पे हो गई सीट्स फुल, तो यहाँ पे और यहाँ पे कट ऑफ तो आएगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की सीट जब अवेलेबल ही नहीं तो किसी बच्चे का एडमिशन भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सीट्स अवेलेबल है तो यहाँ पे तीसरी कट ऑफ भी आएगी जो एक्स ड्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए। ठीक है, तो आप लोग ये समझो कि मैं कैटेगरी 2 से 1 में स्विच हो जाऊँ या कैटेगरी 1 वाला स्टूडेंट कैटेगरी 2 में स्विच हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो उसी कैटेगरी में आपको रखा जाएगा, उसी में आपको सीट मिलेगी। फर्दर राउंड आपके जितने भी चलते रहेंगे, जितनी भी कट ऑफ आती रहेगी। तो अब मैं यहाँ बात करता हूँ, देखो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो, CUET का जो पेपर कोड है वो ये है COQ-P08 वाला। अब नीचे आते हैं, ये सिलेबस है COQ-P08 का, कॉमर्स का सिलेबस है, यहीं से आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ मैं आप लोगों को, मतलब सिलेबस से पहले देखो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये जो पेपर कोड है ये पेपर कोड हर साल हो सकता है चेंज हो, क्योंकि हो भी सकता है, मैक्सिमम चांसेस पेपर कोड चेंज होने के। पेपर कोड से चेंज होता है जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे CUET PG का, उस टाइम पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे फिलअप करना है, तो उस समय आप लोगों को अपडेटेड पेपर कोड देख कर ही फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2023 के बेस पर पेपर कोड फिल कर दो, 2024 का पेपर कोड जब फरवरी में आएगा तो वही पेपर कोड आपको फिल करना है। पेपर कोड में डिफरेंस क्या होता है, पेपर कोड फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ इन्होंने मेंशन किया COQ-P08 वाला, तो ये आपका एक पेपर कोड है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो CUET PG का, तब वहाँ पे आपसे पूछता है कि आप किसका पेपर देने आ रहे हो, हैं आप ये तो नहीं, NTA का काम क्या है, NTA आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। NTA आपसे ये नहीं कहता कि आओ यहाँ पर हिस्ट्री का पेपर देने आ जाओ, आओ पॉलिटी का पेपर देने आ जाओ, आओ कॉमर्स का पेपर देने आ जाओ, MCOM का, MSc, वहाँ आपको बताना पड़ता है कि मैं बॉटनी का पेपर देने आ रहा हूँ या देने आऊँगी, मैं कॉमर्स का पेपर देने आ रहा हूँ या आऊँगी। ठीक है, तो वहाँ आपको CUET PG के फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है पेपर कोड। तो आप लोग यहाँ पे अपडेटेड पेपर कोड ज़रूर चेकआउट करना उस टाइम पे। तो ये पेपर कोड 2023 में फॉलो हुआ था, DU ने कहा था ये। और ये कॉमर्स का जो है बेसिकली सिलेबस है, अगर ध्यान से देखो ये सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं दूसरा हाईलाइट ले लेता हूँ यहाँ पे
तो यहाँ पे कॉमर्स का सिलेबस है, आप लोग देख लिए, तो ये आपको समझ में आ गया। ड्यू ने कहा कॉमर्स फॉलो होगी यहाँ पे। अब इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो भाई सबसे पहले हमें ध्यान रखना है पेपर पैटर्न क्या है। देखो पेपर पैटर्न में बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। अब जो 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो टोटल हो गए 400 नंबर। जितने क्वेश्चन है वो कंपलसरी है आप लोगों को करना, यानी सभी के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप करना है, आपको नहीं करना, नहीं समझ में आ रहा, तो वो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब अगर आप ध्यान से देखो, पार्ट ए जो है बेसिकली 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके किससे रिलेटेड होते हैं, ये आपके लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होंगे, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और मैथमेटिकल क्वांटिटिव एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, और एनालिटिकल स्किल से आपके ये 25 क्वेश्चन होंगे। हालांकि ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं ये बहुत हार्ड नहीं आते हैं कि आप लोग सोचो कि मैं इसकी प्रिपरेशन के लिए 4 महीना या 6 महीने दूँ। अगर आप इसकी प्रिपरेशन सिर्फ 1 महीने के अंदर करते हो, वो भी डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ते हो 30 दिन, आपको ये पार्ट ए निकल जाएगा। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ पार्ट ए को इसलिए ज़्यादा महत्व देना आप लोग, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, डोमेन के पीछे भागते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ डोमेन क्या है। देखो अगर आप पार्ट ए के पीछे ज़्यादा भागोगे, मतलब मैं कह रहा हूँ पार्ट बी के पीछे भी भागो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्क्स है आपका, 300 नंबर का पेपर है पार्ट बी। पार्ट ए को आपको छोड़ना नहीं है, पार्ट ए की भी तैयारी करके जाना, ताकि जो आपके 100 नंबर है ना वो आपको फ्री में मिलते हैं। तो 100 में से एटलीस्ट आप लोग 80 यहाँ पे लेकर आ जाओगे तो बहुत बेनिफिट होता है आपके कट ऑफ में, कि आप लोगों का कट ऑफ जो है बहुत अच्छे से बन जाएगा जब ड्यू के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि पार्ट ए की भी आप लोग तैयारी करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे आप लोग सोचो कि मैं पार्ट बी ही कर लूँगा और पार्ट ए में बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तो पार्ट ए आप लोग लास्ट में थोड़ा सा चेकआउट कर लेना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आसान होता है लेकिन घबराना मत। पार्ट बी जो है बेसिकली 75 क्वेश्चन होते हैं। अब ये जो 75 क्वेश्चन है, यानी जो 300 नंबर है, अब ये 300 नंबर जो है यहाँ से होंगे, यानी जो आपको मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ से होंगे क्वेश्चन, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से क्वेश्चन होंगे। अब आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इन्होंने बता रखा है अच्छे से, आप लोगों को सिलेबस में एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, जिसमें डेफिनेशन है, नेचर है, स्कोप है इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। मार्शल हो गया, रॉबिन व्यूज पढ़ने हैं आपको, यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इन्होंने सेकंड में कहा है कि यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है। अब यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, क्योंकि देखो मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं रहा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे मुझे भी नहीं पता कि इसके क्या क्या चीज़ें आपको, ये आपको जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने कई मटेरियल इससे रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड मतलब मटेरियल मैंने अपने भेजता रहता था जब व्हाट्सअप ग्रुप था, ठीक है। अब तो हालांकि व्हाट्सअप चैनल बना लिया मैंने, क्योंकि ग्रुप पे थोड़ा सा यहाँ पे स्कैम चलता था, तो इस वजह से मैंने हटा दिया था। अब यहाँ पे प्रोडक्शन है, फिर आप लोगों का यहाँ पे प्राइसिंग और फैक्टर से ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ पे फिर आपको करेंसी पढ़नी है, आपको करेंसी और बैंकिंग में 4 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं, जिसमें फंक्शंस हैं, मीनिंग है, यहाँ पे क्रेडिट की मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट हो गया, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है इसेंशियल मैनेजमेंट। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ प्रोवाइड करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑफिस मैनेजमेंट में आओगे तो ऑफिस मैनेजमेंट में यहाँ पे आपको ये 5 टॉपिक है, नीचे भी दे रखे हैं इन्होंने 7 टॉपिक ऑफिस मैनेजमेंट के। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में ये 4 टॉपिक है, फिर नीचे भी इन्होंने दे रखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ना सिलेबस बहुत बड़ा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पढ़ना है ना, इसका मटेरियल तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, गूगल करोगे ना, पीडीएफ इसकी बहुत अच्छी अवेलेबल है। और मैं यह भी कहूँगा कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो सोल का जो है मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो। अब ये सोल क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ड्यू सोल में डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है ये, ठीक है, मतलब डिस्टेंस में पढ़ाया जाता है। तो ड्यू सोल की आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ में आप लोगों को मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा रिसर्च करना, आपको पीडीएफ में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी ड्यू सोल की वेबसाइट पर भी, ठीक है। हाँ ये है कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेना कि किसका मटेरियल अवेलेबल है और किसका नहीं है। फिर यहाँ पे आपको देखो ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। स्टैटिकल मेथड में ये 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। फिर यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस है, 7 टॉपिक यहाँ इन्होंने दे रखे हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा बिजनेस लॉ पढ़ना है, बिजनेस लॉ में इन्होंने ये चीज़ें बता रखी, 4 हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में 5 हो गए।
फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कंपनी लॉ एंड यहाँ पे प्रैक्टिस हो गया। यहाँ पे कितने टॉपिक है, 4 टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको चारों पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो टोटल यहाँ 5 टॉपिक दे रखे हैं। फिर बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस हो गया, लो इंश्योरेंस लो एंड अकाउंट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गए और ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा से इन्होंने कहा है कि 3 टॉपिक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स लो हो गया, 4 टॉपिक है। फिर कंटेम्परी ऑडिट हो गया, ठीक है। देखो सिलेबस आपका कितना बड़ा है, ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। ये सिलेबस है पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब ट्रेड ऑफ इंडिया में आपके यहाँ पे 4 टॉपिक दे रखे हैं। अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपके यहाँ पे 4 टॉपिक हैं, 4 चीज़ें हैं, ठीक है, 4 पॉइंट दे दिए। फिर इन्होंने लॉ प्रैक्टिस बैंकिंग में 3-4 टॉपिक यहाँ पे भी दे रखे हैं। डेवलपमेंट बैंकिंग में भी इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, 6 टॉपिक हो गए। हाँ, तो ये आपका जो है सिलेबस ख़त्म हो गया है, इतना ही सिलेबस है। ये इतना नहीं है, ये इतना भी बहुत बड़ा सिलेबस है ना। तो आप लोगों को मैंने कहा ना कि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर मैंने शायद नहीं प्रोवाइड किया है, हाँ कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दूँ, एक स्क्रीनशॉट में यहाँ पे नहीं लगा पाया, ठीक है। आपका जो पेपर है वो यहाँ पे ना 12 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, जो CUT PG का एग्ज़ाम है, ठीक है। 14 सितंबर 2023 को NTA ने अपना नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें ये कहा था कि 12 सितंबर से लेके 12 मार्च से लेके 28 मार्च 2024 के बीच में आपका कभी भी पेपर हो सकता है। तो आप लोगों का अगर ये कहो कि भैया MCOM का एग्ज़ाम किस दिन होगा, तो देखो एग्जैक्ट डेट शीट अभी नहीं आई है। एग्जैक्ट डेट शीट आपकी कब आती है, मार्च में आएगी, यानी 1 या 2 मार्च आप लोग मान सकते हो, शुरुआती मार्च में, मार्च की फर्स्ट वीक में आप लोग की एग्जैक्ट डेट शीट आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ये मार्च में ही आएगी। तो अभी आप लोग बस इतना समझो कि मेरा 12 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में कभी भी पेपर हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 2024 की जब अपडेट आएगी, जब CUT PG का आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो उस टाइम पे अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपडेटेड पेपर कोड, ये तीनों उस समय भी ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपको उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा कि ये सारी चीज़ें अपडेटेड क्या आ रही हैं, ये क्या है, तो आप मुझसे उस टाइम पे भी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। और अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बाकी CUT PG का आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी CUT PG के रिगार्डिंग। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो अभी करंटली, तो DU का एकेडमिक चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको बेसिकली DU की एकेडमिक अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे कहूँगा व्हाट्सएप चैनल आप लोग अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लो। और बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।